महमल, क्या राय है आपकी? देखिए रीना, बात यह है कि यहाँ पर जो आईनी और कानूनी बात तो रीमा ने कर दी है। मैं इधर जो है इसको सियासी पस मंजर में देखती हूँ। असल चीज़ यहाँ पर मसला बना हुआ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और चंद जमातें जो हुकूमत में नहीं भी हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि अदलिया का एक गैर मामूली एक्टिविज्म है पीटीआई के फेवर में, पीटीआई की सपोर्ट में। और उनको ये लगता है कि पीटीआई को जिस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरह से अदलिया एक्टिव होती है उनके केसेस के मामले में, डिसीजंस जो कुछ गैर मामूली आ रही हैं, या जो 6 जजेस का लेटर लिखना, फिर उसके बाद वो जो एक जजेस की खिलाफ कैंपेन पे जिस तरह कंटेम्प्ट की कार्रवाई होना, तो उनको वो ये जब सारी चीज़ें इसकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सहूलतकारी हो रही है पीटीआई की, और उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल है। और इसके बैकग्राउंड में कभी बात करें तो वो बताते हैं कि जी कोई इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन भी उनके सामने आई थी, कोई ऐसी चीज जो उनको बताई गई कि जिससे उनको ये लगता है कि आला अदलिया कोई आइन और कानून से बाहर जाके कोई सिस्टम डिसरप्ट ना कर दे, कोई इस तरह की चीज, कोई इसी वजह से हुकूमत जो है बार बार ऐसी लेजिस्लेशन सामने लेकर आती है। हमने अटेम्प्ट्स देखी हैं इस तरह की लेजिस्लेशन की, जिस तरह जो अभी रिसेंटली भी आई और पास नहीं हो सकी, और उसके बाद फिर एक रिएक्शन भी आता है अदलिया का। तो ये मेरे ख्याल में लीना, अनफॉर्चुनेटली ये एक पावर गेम बन गई। जिस तरह अभी रीमा बात करी थी कि एक टसल जिस तरह से हो रही है एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी की, ये पावर गेम बेसिकली जो एक तासुर मिल रहा है वो ये बन गई है कि कंट्रोल कौन करेगा सियासत को, अदलिया करेगी या इस्टेब्लिशमेंट करेगी पार्लियामेंट और हुकूमत के थ्रू। तो ये पूरा मामला लगता पावर और कंट्रोल का है। और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें जिनको नुकसान पहुंच रहा है वो हमारी जमहूरियत है, वो हमारा आइन है, वो हमारा कानून है। तो ये जो टसल है, इसके रिजल्ट्स जो है वो पता नहीं कैसे होंगे, ये तो हमें नहीं मालूम कि कौन ये एट द एंड ऑफ द डे कौन ये जंग जीतेगा, या ये टसल जो है वो किस तरह से ख़त्म होगी या क्या चीज़ होगी। लेकिन फिलहाल ये एक पावर और कंट्रोल का मामला लग रहा है मुझे। अच्छा, बुनियादी नुक्ता यही है हुकूमत का कि आपने जैसे कहा ना, सियासत को कंट्रोल कौन करेगा, ये दोनों तरफ से जंग छिड़ गई है। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि काम ही नहीं है ये अदलिया का कि वो सियासी मामलात में या सियासी चीज़ों को कानून को बालाए ताक रख कर इंटरप्रेट करे या कानून से आगे जाकर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। जैसे वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान ने गलती की, ये उनकी सियासी हिकमत अमली थी गलत कि उन्होंने बाद में डिक्लेरेशंस अपने वापस लिए, आज़ाद हैसियत से जमा करवाए, लेकिन उसका बेनिफिट भी दिया गया उनको। अलीना देखिए, इसके ऊपर तो रीमा बहुत बार इधर बात कर चुके, रिपोर्ट कार्ड पे हम भी कर चुके हैं कि ये एक बड़ी यूनिक किस्म की सिचुएशन थी। इस तरह की चीज़ें भी जो है वो पहले नहीं आई थी, जिस तरह यानी बैट का वर्डिक्ट हो, जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे थे और जो सारा कुछ हमारे सामने आया है। तो वो चीज़ है। बात यह कि यहाँ पर हमने माजी में देखा है कि अदालतें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पूरी सहूलतकार बनी है हुकूमतों, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। हमने ये चीज़ें बिल्कुल देखी हैं। लेकिन इस वक्त ये सही गलत की मैं बात नहीं करी, मैं ओवरऑल आपको जो बता रही हूँ कि जो एक इंप्रेशन है जो एक एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में और कुछ सियासी जमातों के अंदर ये जो है ये एक इंप्रेशन है। और इस वजह से उनको ये लगता है कि ये अदलिया जो है ये सियासत कर रही है और ये सियासी कंट्रोल। आपके मुताबिक किस पर फिर अमल दरामद होना चाहिए, फैसला या कानून साजी? देखिए लीना, इसके ऊपर तो वैसे जो अभी तक डिस्कशन है, मेरे ख्याल में फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर होना चाहिए अमल दरामद। लेकिन मैं वैसे आपको जैसा मैंने कहा एक सियासी पस मंजर है, मैं आपको वो बता रही हूं। ऑफ कोर्स शहजाद, इसी सियासी पहलू को आगे बढ़ाते हुए वही सवाल आपसे कि इसको कहा जा रहा है वो एक बैड सियासी डिसीजन था, उसके ऊपर अदालत ने उनको बेनिफिट दिया, वो बनता नहीं था। बहुत शुक्रिया अलीना। सियासी पहलू पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले जो कानून है उस पर जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि जो अमेंडमेंट की गई है मुझे तो ना उसकी इंटेंट दुरुस्त लगती है और ना कानूनी तौर पे वो दुरुस्त लगता है। दो बातें इस अमेंडमेंट में की गई हैं। एक तो ये कि जिस पार्टी ने लिस्ट नहीं जमा करवाई इलेक्शन से पहले रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसको आप रिजर्व सीट्स नहीं दे सकते। दूसरा ये कि एक पार्टी ने अगर या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अगर एक पार्टी एफिलिएशन शो कर दी है तो वो चेंज नहीं की जा सकती। तो इसका इंटेंट तो एग्जैक्टली ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अंडू किया जाए, उसको बेअसर बनाया जाए ताकि उस पर अमल दरामद ना हो। तो ऐसा कानून कैसे स्टैंड कर पाता है, तो मुझे तो उसकी इंटेंट पे ही डाउट है। दूसरा एक कानूनी पहलू तो रीमा काफी अरसे से बता रही है कि ये पोस्ट इलेक्शन की बात ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अपने वर्डिक्ट में लिखा था कि ये पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स हैं जिसमें ये इलेक्शन हुए, इसीलिए वो प्री इलेक्शन फेज में जाके उनको एक मौका दिया गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कि आप अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर कर सकते हैं। साथ साथ इस कानून, इस ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का था, उस पर बड़े वाजे तौर पे ना सिर्फ इन 8 जजेस ने
बल्कि बाकी जो माइनॉरिटी में 3 जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब, उन्होंने ये लिखा था कि हमने कभी भी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर नहीं किया था। वो इलेक्शन लड़ सकते थे, हमने सिर्फ सिंबल लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इन तमाम जजेस का कि गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। मुझे नहीं पता उस वक्त तो ये बड़ी दुरुस्त तशरीह लग रही थी, लेकिन बहरहाल जिनका ऑर्डर है वो अब ये कह रहे हैं कि गलत तशरीह की गई। तो अगर पीटीआई को सियासी जमात होना था इलेक्शन में और अगर नहीं है तो ये इलेक्शन कमीशन की गलती की जिम्मेदारी फिर कोई पार्टी या उसके वोटर्स क्यों वो भुगते हैं उसको, कॉन्सिक्वेंसेस वो क्यों भुगतेंगे उसको। तो मुझे, और दूसरा ये बात कि जो इस कानून में लिखा गया अमेंडमेंट में कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। एक इवेंट हो जाता है जो कि इलेक्शन है 2024 के, उस इवेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाता है, तो फिर आप उस कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे चेंज कर सकते हैं? इस तरीके से तो आप कुछ भी चेंज कर देंगे। आप जाके 1975 से कोई कानून आया होगा, आप उसमें भी अमेंडमेंट लेकर आ जाएंगे। हाउ कैन यू डू दैट? तो मुझे ये कानूनी तौर पे ये हजम नहीं होती बात कि एक चीज को आप कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, लेकिन वो इवेंट हो चुका है, इवेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ना तो मुझे इस कानून की इंटेंट अच्छी लगती है और ना ही ये कानून दुरुस्त लगता है। और वैसे कल भी मैंने आपसे बात की थी, ये जो पूरा पैकेज लाने की बात हो रही थी, जो 26वीं तरमीम है, उससे हुकूमत क्या करना चाह रही है? उससे हुकूमत अपनी जो इस वक्त पार्लिमानी पोजीशन है उसको मुस्तहकम करना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि हुकूमत जो है वो अगला इलेक्शन जो है वो सिक्योर करने में लग गई है। जैसे तहरीक इंसाफ 2019 में शुरू हो गई थी कि हम 5 साल नहीं, हम 10 साल अपने कैसे पूरे करेंगे। कल आपने सुना उस अमेंडमेंट के हवाले से भी क्या बात की गई थी। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे पास आए, चंद घंटे पहले हमें मुसविदा दिया और फिर मीटिंग शुरू हो गई तो हम उस पर तवज्जो भी नहीं दे सके। लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे जब उनकी उनसे कहा कि ये अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं आप इस आर्टिकल में, तो उन्होंने कहा देखें हम मजबूर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो एक तो हुकूमत ये वाज़ेह करे कि अमेंडमेंट वो खुद ला रहे हैं या किसी के कहने पे ला रहे हैं। दूसरा, इसकी जो टाइमिंग है अयाज सादिक साहब के आज के इस खत की, मुझे लगता है कि अब हुकूमत को लग रहा है कि अगर फजल रहमान साहब इस अमेंडमेंट में उनको सपोर्ट नहीं करते तो यानी कि कौमी असेंबली से 8 वोट उनके कम हो जाएंगे और उनके जो सेनेट से वोट है वो भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए हुकूमत जो है शायद अब ये रिजर्व सीट्स का जो अमेंडमेंट पहले आई थी उस पर अमल दरामद करना चाहती है, ताकि रिजर्व सीट्स जो है वो वापस हुकूमत को मिल जाए, उनके इत्तेहादी पार्टीज को मिल जाए, ताकि जो नंबर गेम है कौमी असेंबली में एटलीस्ट उसको जो है वो सिक्योर कर सकें। तो इसकी टाइमिंग तो ये नजर आती है। लेकिन देखें, मसला ये है कि हम अपनी तारीख से सीख नहीं रहे। जब भी कोई सियासी पार्टीज इस नीयत से कोई कानून लाती हैं कि वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर ले, अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, उसका फायदा होता नहीं। जब आपके जाने का वक्त आता है, जब आपके रुखसत होने का वक्त आता है, तो वो बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए अगर कोई ये समझता है या कोई पार्टी या हुकूमत ये समझती है कि नहीं हम सब चीजों को सिक्योर कर लेंगे और हमें कोई हटा नहीं सकेगा 5-10 साल के लिए, ऐसा होगा नहीं। होगा क्या? आप आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आप जुडिशरी को कमजोर करेंगे जैसे कि इस फैसले के साथ कर रहे हैं। और माजी में भी हमने देखा है, मैं महमल की इस बात से एग्री नहीं करता कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आ रहा है और सहूलतकारी हो रही है पीटीआई के हक में। जो 63A का फैसला था उसकी तशरीह मैंने साथ नहीं कह सकते, जो परसेप्शन कौन ये समझ रहे हैं परसेप्शन जी, जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 63A का जो फैसला था जिसकी तशरीह थी उस पर आप ये कह सकते थे, एक मिनट मैं मुकम्मल कर लूं, जहां पे बेंच फिक्सिंग हो रही थी, पर्टिकुलर जजेस को बाहर निकाल के मखसूस जजेस के साथ आप सियासी फैसले करते थे, तब आप ये कह सकते थे। लेकिन मुझे बताइए कि 2 असेंबली के इलेक्शंस के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से, या ये जो फैसला अब आया है इसमें कहां से ये तासुर मिलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है या फिर एक पार्टी को जो है सहूलतकारी हो रही है? यहां तो मसला ये इस हुकूमत के लिए या उनकी बैड लक है कि उनको इस सहूलतकारी जो उनकी की जा रही है उसमें वो समझते हैं कि एक इदारा जो है रुकावट। ये जो आपका सवाल है मैं रीमा की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि ये जरा ये कानूनी नुक्ता है जो कि हुकूमत उठाती है और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गया, पीटीआई तो गया भी नहीं, मतलब एज अग्रीव्ड पार्टी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो सवाल उठाए या बेसिक जो चीज़ें थी उनको तो आंसर भी नहीं किया गया फैसले के अंदर। इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा और गालिबन आप कुछ ऐड भी करना चाही थी रीमा, वो भी कर दें प्लीज़। एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं रीमा कि वो जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने वैसे कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से नहीं कहा कि आईनी तरमीम मंजूर करना मजबूरी है, ये उन्होंने करेक्शन कर दी थी। अच्छा, तरमीम नहीं, एक पर्टिकुलर शिक के हवाले, एक आर्टिकल के हवाले से जी वो उसी से वो कह रही है क्लैरिफिकेशन आई है शहजाद उसकी कि ऐसा कुछ नहीं था। रीमा जी रीना, ये जो हुकूमत के एतराज़ आ रहे हैं, देखिए आप
आपको सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह की जजमेंट्स दे सकती है, उसमें जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट देती है उसमें बहुत ज़्यादा रूम होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। इस वक्त हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी इसकी मिसाल दी थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलीफ दी थी। उसमें उन्होंने एग्जैक्ट आपको टाइम बताया था कि किस वक्त से पहले आपकी असेंबली जो है उसका सेशन होना चाहिए, उसमें वोट होना चाहिए। तो इस तरह के मामलात जब आपको एक खतरा होता है कि जो चीज़ें आइन के मुताबिक नहीं चलेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक्स में जाके रिलीफ इस तरह की दे सकती है जो पार्टीज ने शायद ना मांगी हो। तो इसमें कोई मेरे लिए अनहोनी चीज़ नहीं है। दूसरा, जो स्पेसिफिक केस सुप्रीम कोर्ट के पास था वो भी एक बहुत यूनिक केस था। उसमें मैं खुद बहुत मतलब ये सोचने की बात है कि आप सोच लें अलीना, आप होती अगर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपके पास ये केस आता, आपने इंसाफ करना होता आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक, आप क्या फैसला करती? क्या आप उन पार्टीज को रिजर्व सीट्स लेने देती जिनकी रिजर्व सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 3-4 हो जाएंगी जिन्होंने एक्चुअल सीट्स जीती हैं उससे? क्या ये अब्सर्डिटी नहीं हो जाएगी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पार्लियामेंट ही क्लेम कर रही है हम विल ऑफ द पीपल हैं, लेकिन आप इसके थ्रू सबवर्ट कर रहे हैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को। सो ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत गैर मामूली और बहुत कॉम्प्लेक्स केस था। इसमें जो उन्होंने रिलीफ दी, मेरी नजर में टू मी इट मेक्स सेंस। क्यों? क्योंकि ये मुझे आइन के अगेंस्ट नहीं लगती। दूसरा, मुझे ये नहीं लगता कि किसी और का हक मार के आपने किसी और को हक दिया है। ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है 187 कंप्लीट जस्टिस में कि आप आइन के खिलाफ नहीं जा सकते या आप किसी और का हक मार के किसी और को नहीं दे सकते। तीसरी चीज ये मेरी नजर में जो उन्होंने एक बहुत लीगली, इसको लीगल फिक्शन आप कहते हैं, लेकिन जो मुझे शॉर्ट ऑर्डर में नजर आ रहा है कि वो पास्ट में जाके उन्होंने एक और ऑप्शन दी है कि जो उस वक्त सारी गैर मामूली चीजें हो रही थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे, ईसीपी की तरफ से मिस इंटरप्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस सब को उन्होंने आपको नए सिरे से शुरुआत करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इस सब को आप पीछे छोड़ें, एटलीस्ट रिजर्व सीट्स के पर्सपेक्टिव से आप फिर से मौका दे दें और उसके अकॉर्डिंगली रिजर्व सीट्स हो जाएंगी। ये एक अलीना, अगर ये सुप्रीम कोर्ट होती ना, एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क में पिछले 1.5 साल में हो रहा है, हम देखते उस पे इस वक्त तबाही मच चुकी होती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपके जुडिशल कमीशन बन चुका होता जो इलेक्शंस में जो रिगिंग के मामलात हैं उसको देख रहा होता। आपका जो बाकी सब मामलात हैं जिसमें लोगों को कई महीने, कुछ लोगों को साल हो गया है, जेल में पड़े हैं, पता नहीं है उनका जुर्म क्या है, उस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता। और भी बहुत कुछ है जो ना हो पाता जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, खास तौर पे इलेक्शंस के बाद जो हुआ है। तो थोड़ा सा हुकूमत को देखना चाहिए कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम भी ना करे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को और जो उनके एलाइड फोर्सेस हैं उन्हें ये सूट ही नहीं करता कि कोई भी सेफगार्ड हो या कोई भी ऐसा इदारा हो जो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानी लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। ये हुकूमत को नहीं सूट करता और इसके खिलाफ ये देख रहे हैं। तो मैं भी शहजाद से एग्री करूंगी, पहले भी ये बात की कि मुझे नहीं लगता इस वक्त ये जो प्रेमिस है कि सहूलत कारी हो रही है जुडिशरी की तरफ से, मिसाल तो दे दे, तासुर दुरुस्त नहीं है। ठीक है, वो तासुर दुरुस्त नहीं है आपकी राय में।